नमस्कार। मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये हमारी जो क्लास है कक्षा 10 की है और इसमें हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको आनुवंशिकता एवं जैव विकास। और इसमें हमने इस अध्याय में हमने आपको मेंडल के विषय में, उनके नियमों के विषय में, एक संकरण, द्विसंकरण, क्रॉस, लगभग सारी जानकारी हमने आपको दिया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर पहले की वीडियो को जरूर देखिए, आपको ज्यादा लाभ होगा। आज हम इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो देखिए मित्रों, हम अपने माता पिता से किसी ना तो किसी लक्षण में समानता रखते हैं या किसी ना तो किसी गुण में हम समानता रखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि माता और पिता के कुछ लक्षण, कुछ गुण उसकी संतान तक जाते हैं। जैसे यदि माता या पिता की आंख भूरी है तो शायद उसके संतान की भी आंख किसी ना तो किसी एक की भूरी हो सकती है। यदि उसकी आंख भूरी है, या रंग की बात करें, लंबाई की बात करें, आंख, नाक, कान या चेहरे के आकृति की बात करें, तो हम किसी ना तो किसी एक गुण में अपने माता और पिता से समानता रखते हैं। तो आखिर में ये गुण माता और पिता से उसकी संतान तक लाता कौन है, या किसके द्वारा आता है, या किस रूप में आता है। यहां कई प्रश्न है, किसके द्वारा आता है और किस रूप में आता है। तो देखिए, जो माता और पिता से उसकी संतान तक माता और पिता के लक्षण इसी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आते हैं। यानी माता और पिता के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, उसकी अगली संतान तक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आते हैं। तो भाई वो आनुवंशिक पदार्थ कौन है? उस आनुवंशिक पदार्थ को हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी के रूप में, इसी डीएनए के रूप में माता पिता के लक्षण उसकी अगली पीढ़ी तक जाते हैं, उसकी अगली संतान में जाते हैं। लेकिन यहां पे फिर एक प्रश्न हुआ कि भाई ये जो डीएनए है क्या खुद जाता है या किसी के साथ जाता है। अब जैसे यहीं पे एक बात हम करें कि यदि हमने आपको कोई एक वस्तु दे दिया और कहा कि जाइए भाई आप अपने मामा तक या अपने किसी रिश्तेदार तक इसे दे आइए, तो भाई आप अपने मामा या उस रिश्तेदार तक जाने के लिए किसी ना तो किसी चीज का सहारा लेंगे। साइकिल से जाइए, बाइक से जाइए, मोटर कार, मन कहे तो ट्रक से चले जाइए, हवाई जहाज से, ट्रेन से, किसी ना तो किसी साधन से जाएंगे। तो उसी तरह से ये जो डीएनए भी है ना, ये जो डीएनए है ना, वह डीएनए भी माता पिता से अगली संतान तक किसी साधन के द्वारा ही जाएगा। और वो साधन है कारक। कारक नहीं, वो कौन सा कारक है उसको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, हम जानते हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान सुनिएगा, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। इतना पता है ना? ठीक है, अब रुके रहिएगा, एक चीज पहले, उससे पहले जाने, ये जो डीएनए है वह माता और पिता से अगली संतान तक किसके द्वारा जाता है? उसका नाम है गुणसूत्र। क्या नाम है उसका? गुणसूत्र। अर्थात ये जो गुणसूत्र हैं ये सवारी हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है, इसे क्रोमोसोम भी कहते हैं। यह जो क्रोमोसोम है यह सवारी है, यह वाहक है। यह क्या है?
यह वाहक है। किसका वाहक है? डीएनए का। यह डीएनए को, यह गुणसूत्र, यह क्रोमोसोम इस डीएनए को लेकर के उसके माता पिता से उसकी संतान तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, यह समझ में आया कि डीएनए जो है, डीएनए को उसकी संतान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? क्रोमोसोम। अर्थात यह डीएनए इस गुणसूत्र पर बैठ जाता है। यही इसकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है। यह डीएनए इसी गुणसूत्र पर बैठ जाता है और आराम से मटरगश्ती करते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है। अब थोड़ा सा बात समझते हैं, पीछे आइएगा। हमने बताया कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उन प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह डीएनए, ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, गाल लाल करूंगा, ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह जो डीएनए है, यह डीएनए ही गुणसूत्र का कार्य करता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए ही गुणसूत्र का कार्य करता है। लेकिन जब बात आती है यूकैरियोटिक कोशिका की, जब बात आती है यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए प्लस प्रोटीन। अभी आप यहीं तक जानिए। वैसे प्रोटीन दो प्रकार की होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, लेकिन यहां पे इतना ही जानिए कि डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए और प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल डीएनए ही, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल डीएनए ही गुणसूत्र का कार्य करता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए और प्रोटीन ये दोनों मिलकर के गुणसूत्र का कार्य करते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब सुनिए, इतना समझ में आ गया तो हम क्रोमोसोम के विषय में जानते हैं कि भाई क्रोमोसोम क्या है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, समझो भाई, समझो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट करो। अब देखिए, अब आगे हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम। अब पढ़ेंगे क्रोमोसोम, पढ़ेंगे क्रोमोसोम। अब देखिए क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम या इसी को गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए, जो केंद्रक होता है, केंद्रक में, यह ध्यान दीजिएगा, यह केंद्रक है। केंद्रक में कुछ पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जाल, ये पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो जाल का निर्माण करती हैं। इन धागों को केंद्रक के अंदर, ध्यान दीजिएगा फिर से, केंद्रक के अंदर पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इन धागों को क्रोमैटिन जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जालक। साथ साथ बोलिए, क्रोमैटिन जालक। केंद्रक के अंदर कुछ पतले पतले धागे होते हैं, इन धागों को क्रोमैटिन जालक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका में विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमैटिन जालक हैं, ये जो पतले पतले धागे हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन जालक आपस में मिल जाते हैं और मिल करके, यानी कि संघनित हो करके, मिल करके, आपस में चिपक करके एक मोटा धागा, जैसे ये है, कई धागे आपस में मिल करके एक मोटे धागे अथवा छड़ जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। ये जो केंद्रक के अंदर पतले पतले धागे, जिन्हें क्रोमैटिन जालक कहते हैं, ये कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर
आपस में मिल करके एक मोटे धागे का निर्माण करते हैं या एक छड़ जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, इसी छड़ जैसी संरचना को ही गुणसूत्र कहते हैं। इसी छड़ जैसी संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। या इसको आप समझना चाहें तो आप एक लंबा धागा लीजिए, एक धागे का गुच्छा, और उस धागे के गुच्छे को एक एक इतना बड़ा बड़ा कई भागों में काट दीजिए। तो जो एक धागा होगा, जो पतला धागा है, उसे हम कह दिए क्रोमैटिन जालक। जालनुमा ये आपस में मिले होते हैं, और ये आपस में मिले होते हैं, मतलब एक धागे को हम क्रोमैटिन जालक कहें, क्रोमैटिन कहें, और ये चूंकि जाल बना लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम समझने के लिए बता रहे हैं। मान लो एक पतला पतला धागा है, काट लिए, कई सारे कम से कम 10, 20, 50 धागे, पतले पतले धागे हैं, तो एक धागे को हमने कह दिया क्रोमैटिन जालक। और इसी पतले पतले धागों को एक साथ हम क्या करें, एक साथ ऊपर से बांध दें और उसको गोंद से चिपका दें। और जब सारे धागे आपस में चिपक जाएंगे तो चिपक करके एक छड़नुमा या एक मोटी संरचना बनाएंगे। एक मोटी, अभी अंगूठा नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, अंगूठा नहीं दिखा रहा हूं, एक मोटी संरचना बनाते हैं, एक मोटी संरचना बनाते हैं या एक छड़ जैसी संरचना बनाते हैं। उसी संरचना को ही हम गुणसूत्र कहते हैं। तो हम इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कि केंद्रक के अंदर पतले पतले जालनुमा संरचना, पतले पतले धागे होते हैं, जिसे क्रोमैटिन जालक कहते हैं। ये क्रोमैटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर एक क्षणनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। उसी क्षणनुमा संरचना को ही गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्षणनुमा संरचना को ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखिए, जो गुणसूत्र भाई सबसे पहले से खोजा किसने, तो गुणसूत्र की खोज सन 1875 ईस्वी में, किसने, सन 1875 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर। गुणसूत्र की खोज सन 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर बर्गर तो खाते ही हो, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक, बर्गर से ही याद कर लेना कि गुणसूत्र की खोज 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन भाई ये बताओ कि हम लोग पैदा हुए, जन्म हुआ, तो तुम्हारा नाम लल्लू कल्लू पल्लू जो भी है किसी ने रखा ना, चाचा चाची भैया भाभी पापा मम्मी किसी ने रखा ना। तो इसी प्रकार से इन मोटे मोटे क्षणनुमा संरचना वाले धागे का नाम गुणसूत्र किसने रखा, तो इसका नाम सन 1889 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वाल्डेयर। तो अब कह सकते हैं कि जो भाई जो गुणसूत्र नाम है इसको 1889 ईस्वी में वाल्डेयर ने दिया था। तो गुणसूत्र नाम या क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, वाल्डेयर ने। द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वाल्डेयर, किसने दिया था, वाल्डेयर ने। और कब दिया था, 1889 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद इतना नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए, अब एक चीज और जानते हैं, जैसे एक ही जाति के जितने भी जीव हैं, जैसे हम मनुष्य, मानव एक जाति है, तो मानव जाति में जितने भी जीव हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो मानव जाति के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं एक ही जाति के, पूछता है, एक ही जाति के समस्त जीवों में अगर एक ही स्पीसीज हो और उसके जितने भी जीव हैं, एक ही स्पीसीज के जितने भी जीव हैं, उन समस्त जीवों में
गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अगर एक ही जाति है, जैसे मनुष्य जाति, तो चाहे उसमें महिला हो, पुरुष हो, मेल या फीमेल, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो भाई अब इसी पे आ गया कि मेल में गुणसूत्रों, मेल या फीमेल में या ह्यूमन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46, 46 होती है। अब और कहें, अगर जातियां बदलती हैं, अगर जाति बदलेगी तो गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हम में 46 है तो कुत्ते में भी 46 हो, बिल्ली में भी 46 हो। यहाँ पे जातियां बदल रही हैं, जातियां बदल रही हैं तो गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होगी? बदल जाएगी। इसको मिटा रहे हैं। सब्सक्राइब करते रहिए भाई, और सब्सक्राइब करवाते रहिए। आप ही लोगों पर हमारा मनोबल है, इसको बढ़ाते रहिए। और आप लोगों को किए गए वादे के अनुसार हम पूरी क्लास फ्री देंगे, पूरी साइंस फ्री देंगे। सुनिए, अब आगे देखें। जैसे गुणसूत्रों की संख्या देख ले भाई। अगर हमने कहा ह्यूमन में, मानव में, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन यानी कि मानव, अरे भाई तुम्ही में कह रहे हैं, कितनी है गुणसूत्रों की संख्या? 46 है। कितनी है? 46 है। एक और है, एक जीव है पैरामीशियम ऑरेलियस। पैरामीशियम ऑरेलियस, इसमें होती है 30 से 40, 30 से 40 गुणसूत्र होते हैं। पैरामीशियम ऑरेलियस में 30 से 40 होते हैं। फिर देखिए, एक है एस्कैरिस। एस्कैरिस 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 में होती है 12। कितनी हो गई? 12। इसी तरह से हम प्याज की बात करें, प्याज, ओनियन, इसी तरह हम प्याज की बात करें, इसमें होती है कितनी? 16। प्याज में कितनी होती भाई? 16। गोभी की बात करें, गोभी कितनी होती है? 18। ये ज्यादा पूछे जाते हैं। मटर की बात करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही मटर है, 14। अरे भाई नहीं याद हो रहा है? घर में जाना, किचन में जाओ जहां खाना बनता है, प्याज लो, प्याज कहो, प्याज, ए प्याज, तोहरे अंदर 16 गुणसूत्र है। कितना? 16। लेकिन एकांत में बैठ के बात करना, एक प्याज ले लेना, चुपचाप धीरे से कहीं बैठ जाना कोने में, तो कहा तू प्याज हुआ? प्याज? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम प्याज हो? प्याज, प्यार मत कर लेना, प्यार, हाँ प्यार ही से करना। तुम प्याज हो? प्याज। ओ, 16 गुणसूत्र हैं तुम में। कितने? 16। अच्छा, फिर बात आई गोभी। गोभी, गोभी देख रहा है भाई, गोभी का सीजन चल ही रहा है। गोभी, गोभी, हम हो के हमको भी बताओ। अच्छा, गोभी का फूल ले लेना, फूल, और देना मत किसी को, ठीक है? लड़की को गुलाब का फूल देना, गोभी का फूल मत देना। गोभी का फूल ले लेना, ओ ऐसे सुराना प्यार से, गोभी, ओहो ए गोभी, तो करे क्या? तोहरे अंदर 18 गुणसूत्र है। कितना? 18। तुम में 18 गुणसूत्र है। लेकिन सुन लेना, एकांत में बात करना, नहीं तो कहेंगे ना पगलाए गए है, पागल घोषित कर देंगे। प्याज से और गोभी से बतिया होते हैं। ओ, फिर आई मटर। मटर भी झाक रही है, मटर को लेके तो उसको भी धीरे से सुला लेना। 14 गुणसूत्र है। कितना? 14। और फिर सबको मिक्स करके सब्जी बना करके खा लेना। तो इस तरह से इसको याद कर लेना। प्याज देखना तो कहना 16, गोभी देखना तो 18, मटर देखना तो 14 गुणसूत्र होते हैं। अब अगले जो टॉपिक है, गुणसूत्रों का आकार। एक हम जानेंगे कि गुणसूत्रों का आकार कैसा होता है। इसको मिटा रहे हैं।
गुणसूत्रों का आकार। भाई देखो ध्यान से, ऐसी जगह बैठ के बात करना कि कोई देख ना सके, ठीक है, नहीं तो पागल घोषित कर दिए जाओगे। हाँ, नहीं तो कहेंगे मोबाइल देखते देखते पगला गया है। अब सुनिए, अब इसकी बात हम करते हैं उसके आकार की। देखिए एक हम चित्र बना रहे हैं, चाहे तो आप तब तक लिख सकते हैं या साथ साथ बना लीजिए। पूरा है। देखो भाई, ठीक है, दिख रहा है यहां तक। और फिर एक और संरचना है, ऐसे ही एक नीचे संरचना है, दिख रहा है, ठीक। ठीक है, वैसे हम बात कर रहे हैं, एक हेडिंग आप लिख सकते हैं, गुणसूत्रों का आकार। गुणसूत्रों का आकार, गुणसूत्रों का आकार, गुणसूत्रों का आकार क्या है? देखिए जो गुणसूत्र है ना, उनका आकार सेंट्रोमियर पर आधारित होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि सेंट्रोमियर कहां होता है। जो गुणसूत्रों का आकार सेंट्रोमियर के ऊपर आधारित होता है। किसके ऊपर? सेंट्रोमियर का। दिख रहा है ना गुणसूत्रों का आकार। तो आप लिखेंगे कि गुणसूत्रों का आकार सेंट्रोमियर के ऊपर निर्भर करता है। यानी गुणसूत्र का आकार कैसा होगा वो सेंट्रोमियर बताएगा, सेंट्रोमियर ही डिसाइड करेगा। तो गुणसूत्रों का आकार, या कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों का आकार निम्न प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों का आकार जो है कि एक होता है वी आकार, इधर हम लिख देते हैं, वी आकार होता है, जे आकार होता है, यल आकार होता है और आई आकार होता है। गुणसूत्रों का आकार जो है वी आकार का होता है, जे आकार का होता है, यल आकार का होता है और आई आकार का होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, आप यह जानिए कि जब किसी गुणसूत्र का आकार वी आकार का होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं MAST, और लिखिएगा मस्त बटा विजली, VJLI। देखिए जब किसी गुणसूत्र का आकार वी आकार का होगा तो उसका अगर देखने में, अगर कोई गुणसूत्र देखने में वी जैसा दिखे, वी आकार, तो उसका नाम होगा मेटासेंट्रिक। क्या नाम होगा? मेटासेंट्रिक। अगर कोई गुणसूत्र वी आकार का दिख रहा है तो उसका नाम होगा मेटासेंट्रिक। क्या नाम होगा? मेटासेंट्रिक। अगर कोई गुणसूत्र देखने में ए आकार, अरे जे आकार का है, देखने में कैसा है? जे आकार का, तो उसका नाम होगा ए फॉर एक्रोसेंट्रिक। कैसा होगा? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। अगर कोई गुणसूत्र यल आकार का दिख रहा है, यल आकार का, तो उसका नाम होगा सब मेटासेंट्रिक। क्या होगा? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक। और यदि कोई गुणसूत्र आई आकार का दिख रहा है तो उसका नाम होगा टीलोसेंट्रिक। क्या नाम होगा? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक होगा। तो सेंट्रोमियर के आधार पर, यही सेंट्रोमियर है, और इस सेंट्रोमियर के आधार पर या इसकी स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों का आकार विभिन्न प्रकार का होता है, या मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है वी आकार, जे आकार,
एल आकार और आई आकार। यदि कोई गुणसूत्र वी आकार का है तो उसका नाम होगा मेटासेंट्रिक, लिख लीजिए। गुणसूत्र वी आकार का है तो उसका नाम मेटासेंट्रिक। यदि गुणसूत्र जे आकार का है तो एक्रोसेंट्रिक, जे आकार का तो एक्रोसेंट्रिक। यदि वह एल आकार का है तो उसका नाम है सब मेटासेंट्रिक, और यदि आई आकार का है तो उसका नाम होगा टीलोसेंट्रिक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे समझेंगे गुणसूत्र की संरचना। आगे है गुणसूत्र की संरचना, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। गुणसूत्र की संरचना, इसकी हम संरचना के विषय में जानेंगे कि भाई इसकी संरचना में कैसी है, क्या है। तो संरचना तो हम देख ही लिए हैं, संरचना आप देख रहे हैं, इसका हम थोड़ा सा नामकरण करेंगे। दिख रहा है, ये देखिए, जो ये बाहरी कवरिंग है, गुणसूत्र की जो बाहरी कवरिंग है, इसे हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल, इधर ये द्रव्य होता है, इस द्रव्य को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इस द्रव्य को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो धागे नुमा संरचना है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी भी लिख रहे हैं, इसे भी इसे कहते हैं क्रोमैटिन, या यहां पे हम वो क्रोमैटिन वहां पे था केंद्रक में, इसको कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा। और इसी संरचना को हम कहते हैं क्रोमोमियर। ये बताएंगे, ये जो संरचना है, ये वाली संरचना, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णन, कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो है, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट। नहीं, ओके, इसे नहीं, ये जो है, ये जो दूसरा भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। और ये वाली जो संरचना है, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट। आपने नोट कर लिया? अब सुनिए, जो गुणसूत्र होता है, अब हम बता रहे हैं पेलिकल क्या है। यह है पेलिकल आउटर कवरिंग। देखिए, किसी भी गुणसूत्र की जो आउटर कवरिंग होती है, गुणसूत्र के आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेलिकल। यह जो आउटर कवरिंग होती है, यह क्रोमैटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रोमैटिन पदार्थ की बनी होती है। या हम जैसे देखिए भाई, मोबाइल है, मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर हम कवर लगाते हैं ना। कवर क्यों लगाते हैं? उसकी सुरक्षा के लिए, ग्लास उसके स्क्रीन की सुरक्षा के लिए। ठीक उसी प्रकार से ये जो गुणसूत्र हैं, इनकी सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, या एक झिल्ली पाई जाती है, या एक कवरिंग पाई जाती है। उसी कवरिंग, और ये कवरिंग किसकी बनी होती है? क्रोमैटिन पदार्थ की। तो गुणसूत्र के चारों तरफ क्रोमैटिन पदार्थ की एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को ही हम पेलिकल कहते हैं। ठीक है, हेडिंग पेलिकल। गुणसूत्र के चारों तरफ क्रोमैटिन पदार्थ की एक कवरिंग होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। फिर देखिए, है अगला शब्द है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या है? अब क्रोमोनिमेटा की बात करते हैं। देखिए, अभी जब केंद्रक में डिवीजन से पहले, या हम कह सकते हैं ये भाई केंद्रक में डिवीजन से पहले क्रोमैटिन जालक थे,
और डिवीजन होते समय वो संघनित होकर एक छड़नुमा संरचना बना लिए। तो उस छड़नुमा संरचना में जो एक एक रेशा है, एक एक धागा है, एक एक जाल है, उस एक जाल को हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। भाई जो धागों का एक गुच्छा है या क्रोमैटिन जालकों का एक गुच्छा है, उसमें से एक धागे को, एक जालक को हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। फिर है, और उनके गुच्छे को, ये जो कुंडलित संरचना बनी है, इस कुंडल को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोमीयर कहते हैं। या हम कह दें कि जो गुच्छे हैं उन्हें क्रोमोनिमेटा, और ये जो कुंडल बने हैं उन्हें हम कह दिए क्रोमोमीयर कहते हैं। अब सुनिए, जो गुणसूत्र है उनका जो आकार होता है लगभग समान होता है, वह मोटाई में समान होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बीच बीच में वो संकीर्ण हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। जैसे देखिए ये है मार्कर, इसकी मोटाई क्या है? एक बराबर है। अब इसी में ये मार्कर क्या हो, इसका जब ढाला जाए कवर, तो यहां पे तो मोटा हो, लेकिन यहां बीच में क्या हो जाए? पतला, फिर यहां मोटा। जैसे मूसल कहते हैं भाई, ओखली में धान कूटने या कुछ कूटने के लिए जो मूसल का उपयोग करते थे, तो उसमें जहां पे हैंडल होती थी पकड़ने के लिए, वो क्या है देखिए, ऊपर नीचे तो मोटा है लेकिन बीच में क्या है? पतला है, जहां पकड़ते हैं। तो वो जो है ऐसी एक संरचना है, एक इसकी जो है कि मोटाई समान है, लेकिन जहां पहली बार गुणसूत्र सिकुड़ जाते हैं, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन, इसमें धसाव हो जाता है, उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास ये जो है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमीयर। और इसी सेंट्रोमीयर